नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। आज मैं दिन में ऐसे ही बैठा हुआ था और उसको कॉल आ गई मेरे पास। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बात करने लगा उनसे। तो बातों बातों पे राजनीतिक चर्चा हुई, उत्तर प्रदेश के हालात पे, केंद्र के हालात पे, देश के हालात पे, पार्टियों पे, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस। और उसके बाद जब बातें शुरू हुई तो सबसे पहले बात हुई सबसे पहले बात जो हुई वो हुई आपके समाजवादी पार्टी के सीतापुर में, जो उन्होंने आज सम्मेलन किया और उस पे जो है हवन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भस्म करने की जो बात की है। इस पे इससे बात चर्चा शुरू होते होते चर्चा आ गई मायावती पे। और मायावती, बहुजन समाज पार्टी, और उसके बाद से भी चर्चा होती रही। तो मैंने एक शब्द कहा, इससे पहले भी मैं दो एक बार चैनल्स पे ये बात कह चुका हूँ, अलग अलग चैनल्स पे कह चुका हूँ कि मायावती को सिर्फ मायावती हरा सकती है, मायावती को दूसरा नहीं हरा सकता। बात आई गई, हो गई, बात खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी के भस्म से और भस्मासुर से शुरू हुई बात। फिर दिलीप मंडल ने भी उस पर एक ट्वीट कर दिया कि अखिलेश यादव को शायद पता नहीं है कि आंध्रा में जो भस्मासुर है, असुर, वो एक जात है और जो एसटी में आती है। तो अखिलेश को अपना ट्वीट डिलीट करना चाहिए और अखिलेश यादव को अपना ट्वीट डिलीट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। और ये भी दिलीप मंडल ने लिखा कि अखिलेश यादव को सामाजिक न्याय की जानकारी नहीं, मतलब उनका कहने का मकसद ये है। तो मैं अपनी बात में सोचने लगा कि मैं ये जो बात कहता हूँ, दर्शक भी सोचते होंगे कि ये जो बात मैं कहता हूँ कि मायावती को केवल मायावती हरा सकती है, ये क्या है, इसके पीछे क्या है, ये कैसे मैं कहता हूँ ये बात क्यों बार बार कहता हूँ। साथियों, थोड़ा सा जो लोग बहुजन समाज पार्टी को जानते हैं, जो युवा है, उन्हें कम पता होगा। वो तो केवल बसपा के समर्थक हैं, बसपा से प्यार करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहते हैं। मैं तुम्हारी मायावती जिंदाबाद का नारा लगाना, ट्विटर पे, फेसबुक पे बीएसपी की बात करना, जो बीएसपी के खिलाफ बात करे उसको घेरना, उसकी घेराबंदी करना, ये इन युवाओं का काम है जिनकी उम्र अब 28-30 साल है। मैं एक बात जो आपको बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी में आखिरी बार जो है कैडर कैंप हुआ था 2002। 2002 के बाद मायावती ने कोई कैडर कैंप नहीं लिया खुद। काशीराम की जिंदगी में कैडर कैंप का एक सिलसिला रहता था। काशीराम पूरे देश में कैडर कैंप करते थे। और अगर आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी और 89 में बहुजन समाज पार्टी के 2 सांसद भी हो गए, विधायक भी हो गए। और उसके बाद आप देखिए बसपा बढ़ती रही, मध्य प्रदेश में विधायक, राजस्थान में विधायक, जम्मू कश्मीर में विधायक, मध्य प्रदेश में सांसद, हरियाणा में सांसद, पंजाब में सांसद, पंजाब में नेता विपक्ष, बसपा विपक्षी पार्टी बन गई। और ये होते होते कश्मीर तक सिलसिला पहुंचा। कश्मीर में विधायक, बिहार में विधायक, आंध्रा में विधायक। मतलब ये बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में खाता खोलती चली गई। उत्तर प्रदेश में 4 बार बसपा की सरकार है। तो आखिर ये क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी पहले पंजाब में पहले पंजाब में जो स्थिति हुई, विपक्षी पार्टी थी, उसके बाद धीरे धीरे करके पंजाब में बहुजन समाज पार्टी कहां से कहां पहुंची, तो शून्य पे आ गई। जहां 3-3 सांसद हो जाते थे, वहां लोकसभा में खाता नहीं होता बहुजन समाज पार्टी का। खुद अपने दम पे होता था, बकारी दल के साथ अलायंस में नहीं। कारण बताता हूँ। उसके बाद आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर में 4 से 5 विधायक थे बसपा के, खत्म, खाता भी नहीं खुलता। उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की संख्या कितनी होती थी? आज 2 विधायक है। मध्य प्रदेश में आपके सांसद हुआ करते थे, शून्य। हरियाणा में बसपा के सांसद हुआ करते थे, शून्य। तो ये हुआ क्या? आखिर हुआ ऐसा कि दिल्ली एकदम से बसपा बढ़ी, नगर निगम में आ गई, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी हर आदमी चर्चा करने लगा, विधायक जीत गए। और उसके बाद 70 विधानसभा और क्षेत्रों में सिर्फ 70,000 वोट बसपा को मिले। तो ये कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का कारण है कोऑर्डिनेटर्स के भरोसे उन राज्यों को छोड़ना और राज्य की लोकल लीडरशिप को उसकी अहमियत न देना। आप अगर देखिए, आज हर आदमी तेलंगाना की बात करता है,
हर आदमी बात करता है प्रवीण कुमार की, क्योंकि प्रवीण कुमार छाए बिछाए हुए हैं, और इस तरह से बिछाए हुए हैं, छाए हुए हैं कि रोजाना उन्हीं की चर्चा होती है। वजह वहां की स्थानीय लीडरशिप तैयार हुई प्रवीण कुमार के रूप में। ठीक है, वहां पे भी रामजी गौतम प्रभारी हैं, प्रभारी होते हैं, कांग्रेस में भी प्रभारी का सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी में प्रभारियों का सिस्टम तो हर राष्ट्रीय पार्टी का होता है, लेकिन वहां की स्थानीय लीडरशिप भी एक मजबूत लीडरशिप होती है, और बिना स्थानीय लोकल लीडरशिप के प्रभारी जाके पार्टी को नहीं खड़ा कर सकता। और ये चीज जो है, ये बहुजन समाज पार्टी के लिए दिन ब दिन इतने सालों में लगातार बसपा का ग्राफ जिन राज्यों में गिरा, उसकी समीक्षा के रूप में सिर्फ प्रभारियों की समीक्षा हुई और प्रभारी बदल दिए गए। आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास एक ताकतवर फौज है, आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास ताकतवर कार्यकर्ताओं की, एक कमिटेड कार्यकर्ताओं की फौज है। बहुजन समाज पार्टी के पास कमिटेड वोटर है, लेकिन ये प्रभारी, ये कोऑर्डिनेटर्स जब जाते हैं तो उसका सीधा आपको वहां का स्थानीय जो नेतृत्व है वो चाहता है कि हमको मायावती बात करें, हमसे हमारी राष्ट्रीय नेता बात करें, हम राष्ट्रीय नेता से डायरेक्ट अपनी बात कर सकें। लेकिन नहीं, वो कोऑर्डिनेटर से कहेगा, कोऑर्डिनेटर मायावती से कहेंगे, और उसके अलावा मीटिंगों में जब आएंगे तो इतनी दूर दूर बैठेंगे कि पता नहीं चलेगा। नतीजा ये हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी डे बाय डे, दिन ब दिन, पंजाब से शुरू हुई उसकी जो चढ़ी हुई बहुजन समाज पार्टी थी, होते होते उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ चार चार बार सरकार बना चुकी थी बहुजन समाज पार्टी, आज एक विधायक की पार्टी हो गई, 13% हो गया। मुझे याद है काशीराम कहते थे कि मुझे विधायक से फर्क नहीं पड़ता, हमारा वोट परसेंट बढ़ रहा है। और जब तक काशीराम थे, वोट प्रतिशत कभी भी घटा नहीं, बढ़ने की जगह डे बाय डे बढ़ा। तो क्या मायावती अभी भी उन कोऑर्डिनेटर्स पे जिन्होंने कोई नतीजा नहीं दिया है, उनके साथ उसी तरह का बर्ताव करेंगे जैसा आज है? जो कोऑर्डिनेटर नतीजा नहीं दे पाए, वो उस राज्य की जगह दूसरे राज्य में कैसे नतीजा देगा? जो कोऑर्डिनेटर एक मंडल, एक जोन में नतीजा नहीं दे सकता है, वो दूसरे जोन, दूसरे मंडल में नतीजा कैसे दे पाएगा? अगर कोई सहारनपुर में फेल है तो मेरठ में कैसे पास होगा? अगर कोई मेरठ में फेल है तो बरेली में कैसे पास होगा? अगर कोई बरेली में फेल है तो वो क्या कहते हैं, कानपुर मंडल में कैसे पास होगा? कानपुर में जो फेल हो गया है वो लखनऊ मंडल में कैसे पास होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और घुमा फिरा के वो 10 लोग जो हैं, मुमताज अली, उसके बाद शमशुद्दीन रायनी, दिनेश चंद्रा, घनश्याम खरवार, उसके बाद आपके ये जो गिनती के 10-12 लोग हैं, यही 10-12 लोग पूरा प्रदेश देखेंगे, पूरा देश देखेंगे, और नतीजा जीरो देते रहने के बावजूद उनके ऊपर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मायावती अगर मंडल समीक्षा पे नहीं निकलेंगी, उत्तर प्रदेश से शुरुआत करके मायावती क्या करती, चुनाव से पहले एक रैली, किसी भी चुनाव के, किसी भी राज्य के चुनाव में एक रैली से आप चुनाव को नहीं जीत सकते। उससे पहले पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके जो सबसे बड़े लोग होते हैं, वो लगातार राज्यों को दौरा न करें। 6 महीने, 7 महीने, 1 साल जाते रहना चाहिए। तो ये एक जो सिस्टम है, इस सिस्टम को अभी भी समय है बदलने का। लोकसभा चुनाव में 1 साल का समय बचा हुआ है। 1 साल में आज भी अगर प्रभारियों को एक जो उनकी जिम्मेदारियां है उसके साथ साथ प्रभारियों की जो बात है, वो अगर वहां के राज्य स्तरीय नेतृत्व से पूछा जाए कि वो कैसा काम कर रहे हैं, तो एक क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट से लेके, डॉक्टर से लेके, ऑपरेशन से लेके हर चीज में होता है। और राजनीतिक दल में अगर क्रॉस नहीं होगा एग्जामिनेशन, तो उसके नतीजे एक तरफा बातों से कुछ नतीजे नहीं निकलते। कोई ऐसा सूत्र, कोई ऐसा सूत्रधार, जैसे बामसेफ था, बामसेफ अगर काम करता और बामसेफ के लोगों से बातचीत की जाती, बामसेफ को कोई लालच नहीं, बामसेफ मिशन में काम कर रहे हैं, पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, बामसेफ के लोग चाहते हैं कि बसपा की सरकार बने और बहुजन समाज पार्टी के बहुजन समाज आगे बढ़े। अगर उस बामसेफ के लोगों से विचार विमर्श नहीं होगा, कोऑर्डिनेटर्स बात करेंगे, तो वो बात नहीं आएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स को ये नहीं लगता है कि उनको भी कोई देख रहा है। कोऑर्डिनेटर्स को लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही है। कोऑर्डिनेटर्स किसी भी बड़े से बड़े नेता को कह देते हैं कि बहन जी ने मना किया है, बहन जी ने कहा है कि मत करो ऐसा, और वो बड़ा नेता जो है, जो एक अच्छा काम कर रहा होता है, वहीं पे रुक जाता है कि भाई बहन जी ने रोक दिया। तो ये सीधे जो संपर्क है वो क्यों नहीं? ये सीधे संपर्क से नुकसान क्या है?
आप सीधे संपर्क करने के साथ साथ काशीराम तो सबसे सीधा संपर्क करते थे, घंटों बात करते थे। तो ऐसा क्यों है कि मायावती का सीधा संपर्क नहीं है? ये आखिरी चुनाव है, उम्र के लिहाज से मायावती का आखिरी चुनाव है 2024 की लोकसभा का, और ये इतना अच्छा मौका है कि इसमें अगर 40 से 45 सांसद भी बसपा जीत ले तो प्रधानमंत्री की दावेदारी मजबूत हो सकती है, क्योंकि सब पार्टियां 20 एमपी, 18 एमपी, 15 एमपी, 3 एमपी, 10 एमपी से जीत के आएंगी। कांग्रेस बड़ी पार्टी होगी, लेकिन जो उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी होगी या जिसके पास सबसे बड़ी ताकत होगी, जो सबसे बड़ा नेता होगा, वो मायावती। ऐसी स्थिति में क्या दलितों को, पिछड़ों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को एक अपना प्रधानमंत्री मिल सकता है? मैं अक्सर कहता हूं कि बिल्कुल मिल सकता है, और वो चेहरा सिर्फ मायावती हो सकती है। लेकिन वो मायावती अगर कम से कम उत्तर प्रदेश की मंडल की समीक्षा करके कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच जाएंगी तो कार्यकर्ताओं में दुगना उत्साह होगा। तमाम लोग, मेरी जानकारी में तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहते हैं, पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटर्स उनका रास्ता रोकते हैं, क्योंकि उनका कद फिर घट जाएगा। तमाम जिलों में ऐसा हुआ है, तमाम मंडलों में ऐसा हुआ है कि जब बड़ा नेता आ गया है, कोऑर्डिनेटर्स को लोगों ने पूछ कम कर दी। कोऑर्डिनेटर्स का काम है कोऑर्डिनेट करना, मायावती और जिलों के बीच में। उनका काम अपने वोटर्स, अपने संगठन को देखना है। नेताओं का काम है अपने समाज के वोट को बहुजन समाज पार्टी के लिए लाना, वो मुस्लिम हो, ओबीसी हो, पिछड़े समाज का हो, कुर्मी हो, लोधी हो। अब मैं देखता हूँ कि जो प्रदेश में गुड्डू जमाली से लेकर इमरान मसूद तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जिनकी बहुत चर्चा होती है, वो कुछ भी करने से डरते हैं, जबकि वो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो मुस्लिम समाज को जोड़े, उसको बढ़ाएं, मुस्लिम समाज की सदस्यता करें। लेकिन वो कोई भी भीड़ या कोई भी कार्यक्रम करने से घबराते इसलिए कि कोऑर्डिनेटर्स उनको रोकते हैं, कि कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं नहीं अभी रुकिए, इतना मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। विश्वनाथ पाल पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे, अचानक उनके दौरे रुक गए, नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते विश्वनाथ पाल, इसीलिए सुना विश्वनाथ पाल को जिलों में जाते हुए नहीं सुना। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे भी होगा, हालांकि मुझे जानकारी इसके भी नहीं हो पाई है कि क्या कारण है विश्वनाथ पाल नहीं निकल रहा। विश्वनाथ पाल ने 2 चक्कर प्रदेश के लगाए और प्रदेश में पिछड़े समाज में, दलित समाज में, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। लेकिन आज विश्वनाथ पाल कहीं नहीं है। क्या है ये, क्या चल रहा है? तो मैं जो कहता हूँ ना कि मायावती को सिर्फ मायावती हरा सकती है, इसके पीछे के ये कुछ कारण है जिसको आज मोटा मोटी आपको बताया है। इसको तैयारी करके हर राज्य का अलग अलग पूरी समीक्षा आपके सामने मैं जल्दी पेश करूंगा। और ये जो है ना कि निंदक तिहरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आपका निंदक आपके आसपास जरूर होना चाहिए, जो आपको जब निंदा करे आपको बताएगा तो आप उस चीज को अच्छे से कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी, फिर करो, देश का कोई ऐसा नेता नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जो ये ना मानती हो कि बहुजन समाज पार्टी जब चाहे एक ताकत के रूप में उभर सकती है। तो आखिर बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं चाहती है उस ताकत के रूप में उभरना? आखिर कारण क्या है? क्योंकि मायावती 1 से 10 तक मायावती, बहुजन समाज पार्टी में क्या है, 1 पे मायावती, 10वें नंबर पे मायावती, उसके अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो आपको देश छोड़ दिए प्रदेश के 2 मंडलों में भी हैसियत रखता हो। पहले बहुजन समाज पार्टी में काशीराम के समय में सोनेलाल पटेल, राम लखन वर्मा, भरपूर राम वर्मा, इस तरह के कुर्मी लीडर्स हुआ करते थे। उसके बाद आर के चौधरी, उसके बाद इंद्रजीत सरोज, उसके बाद इस तरह से पासी लीडर्स हुआ करते थे। उसके बाद यादव लीडर्स हुआ करते थे। उसके बाद पाल, निचार, बिंद, हर समाज के नेता हुआ करते थे। आज लीडर नहीं है, आज नेतृत्व नहीं है। मुस्लिम समाज के 2 एक नेता हैं भी, अब्बास अली जैदी रुश्दी को मान लीजिए, जो फैजाबाद से हैं, उनको उन्होंने 4 मंडल की जिम्मेदारी दी है। आप इमाम मसूद को मान सकते हैं, आप गुड्डू जमाली को मान सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं है जो आपको 4 जिले 5 जिले में आपकी पहचान बना सके। और सिर्फ नाम से, जैसे एक मुमताज अली है या शमशुद्दीन रायनी है, एक अयोध्या मंडल में कोई असद है, तो मैं जब जनपद का रहने वाला हूं, मैं नहीं जानता हूँ असद, तो ये कोई असद, तो एक असद से काम नहीं चलता कि कोई असद। लीडर जब तक नहीं होगा, समाज की पहचान जिसको कहते हैं ना कयादत, कयादत करने वाला मुस्लिम, कयादत करने वाला पिछड़ा, निषाद, बिंद, कहार, कुम्हार, कश्यप, सैनी, चौहान, ये जो लीडर होंगे तब अपने वो समाज उनके साथ जुड़ता है। ये नहीं कि किसी भी निषाद को आप जो है संजय निषाद नहीं बना सकते, कोई भी निषाद धर्मराज निषाद नहीं हो सकता, कोई भी निषाद दीपक कुमार नहीं हो सकता, कोई भी कुर्मी सोनेलाल पटेल नहीं हो सकता, बेनी प्रसाद वर्मा नहीं हो सकता, कोई भी कुर्मी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आज भी थे वो, आज भी कुर्मियों के इतने बड़े नेता नहीं, कुर्मियों ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो
तो ये स्ट्रेटजी तो पार्टी की है, इसको बदलना होगा कि कोई भी मुसलमान दे दीजिए, कोई भी कुर्मी दे दीजिए, कोई भी यादव दे दीजिए, नहीं चलेगा। एक बार बहुजन समाज पार्टी में 7 यादव सांसद जीत गए, लेकिन अभी हमने मेयर का चुनाव देखा अयोध्या में, आपने यादव कैंडिडेट दिया बसपा ने, क्या नतीजा हुआ? क्योंकि कोई भी यादव, मिसेन यादव, आनंद सेन यादव, बलराम यादव, डीपी यादव, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, भालचंद यादव नहीं हो सकता। कोई भी मुसलमान, रुश्दी, इमरान मसूद और क्या कहते हैं इलियास आजमी, उसके बाद शाकिर अली, और कोई भी नहीं हो सकता। उसके लिए उसकी एक कद की बात होती है। कोई भी क्या कहते हैं पाल जो है, विश्वनाथ पाल और क्या कहते हैं दयाशंकर पाल और रमाशंकर पाल नहीं हो सकता कि किसी भी पाल को आप बना के उसका कहिए कि ये पाल हो जाए, नहीं होता। तो ये एक ऐसी चीज है कि इसको कोऑर्डिनेटर्स क्यों नहीं बताते? जी बहन जी, हाँ बहन जी करने से पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर्स। और कोऑर्डिनेटर्स के बदले में जब दूसरे लोग नहीं लगाए जाएंगे, उन कोऑर्डिनेटर्स की जब तक उनको बैठाला नहीं जाएगा। मैंने तो ये भी देखा है कि यही मायावती जो है जोन कोऑर्डिनेटर को जिले क्या कहते हैं विधानसभा में लगा देती चेक करने के लिए कितने पानी में। तो आज ये जितने बड़े कोऑर्डिनेटर्स हैं, अगर ये बूथ चलो अभियान चल रहा है, बूथ बनाओ, सेक्टर बनाओ, तो इनको 2 सेक्टर 4 सेक्टर दीजिए, जाइए जाओ बनाओ, उसकी समीक्षा मैं खुद करूंगी। तो जब तक कोऑर्डिनेटर्स को, अब वो एसी से बाहर निकलने, अब उधर भी आते हैं तो गाड़ियों का एसी चलता रहता है, फॉर्च्यूनर का एसी चलता रहता है, तो डग्गा मार टूटी फूटी जीप से तो बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो गई। और जब 4 सरकार बनाने के बाद कोऑर्डिनेटर्स के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी जो कोऑर्डिनेटर्स सरकार में जिन्होंने खूब अच्छा फायदा उठाया, एमएलसी रहे, राज्यसभा रहे, लोकसभा जीते, तमाम लोगों को नौकरियां दिलाई, अपने लोगों को रिश्तेदारों को तमाम को ठेका पट्टा दिलाया, कहाँ है आज वो लोग? उनके आज उनके वो लोग कहाँ हैं? वो आज पार्टी के लिए क्यों नहीं खड़े होते? तो क्या व्यक्तिगत रूप से तमाम कोऑर्डिनेटर्स को मैं ऐसे जानता हूं जिनके दूसरे दलों से अच्छे संबंध है, दूसरे दलों के पुराने नेताओं से उनके संबंध बना के वो समाज पार्टी में टिकट और तमाम चीजें मैनेज करते हैं, क्योंकि अब उनकी आदत ये हो गई है कि उनको हर तरफ से चाहिए, और जब वो चाहिए वाला सरकार से नहीं मिल रहा है तो वो दूसरा तरीका है, और उस तरीके से इसको निकाल कर वो अपनी जो कोठी है, उनकी गाड़ियां हैं, उसका मेंटेनेंस है, उनके तमाम खर्चे हैं, उसको दूसरी तरह से पूरा करना है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको सिर्फ देखना है, अगर सिर्फ आप देख भी नहीं सकते हैं, उनको बता भी नहीं सकते, जिनकी जिम्मेदारी मायावती बताने की है, वो भी बताने का काम नहीं करते, कोऑर्डिनेटर्स उनको भी ऑब्लाइज करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उसको मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, कोऑर्डिनेटर्स उनको भी ऑब्लाइज करते हैं कि मंजी न जाने लीजिए साहब, रख लीजिए, ऐसे भी लोग हैं। तो इससे दूरी, इससे छुट्टी तब मिलेगी जब उस जिले में पहुंचेंगे या मंडल में पहुंचेंगे, उसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, या कार्यकर्ताओं को अचानक फोन आने लगे, आपके पास बूथ रजिस्टर, सेक्टर रजिस्टर, जिले के रजिस्टर मायावती के पास है, कोई भी एक टेलीफोन नंबर उठाओ, उसको फोन करके पूछ लो ओरिजिनल है कि फर्जी है, फेक है क्या असली है, सही बात बता देगा, क्योंकि कार्यकर्ता खुशी से पागल हो जाएंगे, बहन जी का हमने का फोन हमारे पास आया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इस बदलाव से मायावती अभी इसी 2024 में एक बड़ी संख्या में लोकसभा सीटें जितवा सकती हैं और प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन सकती है। प्रधानमंत्री पद उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है लेकिन क्या मायावती अपने अंदर बदलाव करेंगी? क्या काशीराम की स्ट्रेटजी पे चलेंगी? क्या मायावती इस बचे हुए 10 महीने में संगठन में बदलाव करेंगी? संगठन में कोऑर्डिनेटर्स को लगाम लगाएंगी? ये सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि कार्यकर्ता तो अपना सब कुछ देता है, 100% देता है। जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके सदस्यता करता है, सदस्य से आई हुई रकम कोऑर्डिनेटर का काम सिर्फ इतना है, ले जाके लखनऊ में जमा कर दे, और कार्यकर्ता जिसने धक्के खाए उसको डांटे। आज कार्यकर्ता के दम पे बहुजन समाज पार्टी, कोऑर्डिनेटर्स कुछ नहीं करते हैं, कार्यकर्ताओं को गले भी नहीं लगाते हैं, और इस हैसियत में भी कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है कि थाने चौकी और एसडीएम से कोई एक काम करा दे। तो कार्यकर्ता को वो भी मैनेज करना होता है, अपने छोटे छोटे काम भी देखने होते हैं, उसके बाद पार्टी का काम भी करना होता है, और उसके बाद अगर कोऑर्डिनेटर्स उसको सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए। सुबोध कुमार, मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि ये जो छोटी छोटी चीज लेके आते हैं, मायावती ने बीजेपी के लिए प्रचार किया था। बीजेपी के लिए इस देश की किस पार्टी ने प्रचार नहीं किया? इस देश का कौन सा ऐसा नेता है जो बीजेपी के साथ नहीं रहे? तो पहले मुझे इस बात का जवाब दिए, तब मैं आपको जवाब दूंगा। और मेरे उस पे जो है, और एक रैली उन्होंने अडवाणी और मोदी के साथ की थी, और उसी चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने 60 उम्मीदवार लड़ा दिए थे और 60 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था। और उससे पहले मुलायम सिंह यादव जनता पार्टी में और जनता दल में बीजेपी के साथ रह चुके हैं।
तो मैं ये कह रहा था, आज नीतीश कुमार जी को सबसे बड़ा आप अगवा मान रहे हैं विपक्षी तीसरे मोर्चे का, 4 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुके हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, विपक्ष द्वारा चलाया गया एजेंडा है, इसका कोई मकसद नहीं है। तो मैं कह रहा था कि मायावती खुद जिस दिन चाहेंगी उस दिन बहुजन समाज पार्टी फिर उसी तरह खड़ी होगी जैसे बहुजन समाज पार्टी थी, लेकिन उसके लिए एक तो सर्वजन से बहुजन पे और काशीराम के मूवमेंट पे लौटना होगा, और उसके लिए करना कुछ नहीं, थोड़ी सी नजर रखनी है, लोगों को जिम्मेदारी देनी, कोऑर्डिनेटर्स को बीच से हटाकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए राजपथ के साथ। अगर मेरी बातें कुछ कड़वी लगी हो तो मैं उसके लिए मैं अपने को, मैं कड़वी बात की बात नहीं, बात सच करता हूँ, ये बात हो या वो बात हो, ये करता हूँ तब भी सच करता हूँ, वो करता हूँ तो सब तब भी सच करता हूँ, और ये सच ही मेरी ताकत है। तो बने रहिए राजपथ के साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और जो छोटा मोटा आपको सहयोग करना चाहे वो राजपथ को कर सकते हैं। राजपथ के प्रोफाइल पे जाइए, वहां पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। शुभ रात्रि।